हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहने वाले हैं अपकमिंग यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिहाज से। तो ये जो भी डिस्कशन रहेगा इसमें हम आपको डिफरेंट टॉपिक की समरी बताएंगे और इसका प्री और मेंस के लिहाज से क्या रेलेवेंस है वो बताने की कोशिश करेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल एज वेल एज़ व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है, तो आप उससे जुड़ के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन ओपन है। तो आप हमें हमारे फाउंडेशनल कोर्सेज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ हम जो स्टूडेंट ऑलरेडी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है और चीज़ों को रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं फॉर अपकमिंग एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स के ज़रिए। इसी के साथ जो फाउंडेशनल कोर्स होगा एज वेल एज क्रैश कोर्स होगा उसमें हम आपको मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप ये सभी प्रोवाइड करेंगे। और इसी के साथ आपका जो भी हम क्लासेस आपको देंगे उसका कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा फॉर ऑल दी जीएस पेपर। इसी के साथ जो भी क्लासेस की जाएंगी वो एक्सपर्ट एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा की जाएंगी। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लासेस अवेलेबल होगा। आप जिस मोड से आपको सहूलियत होती है आप उस मोड में जुड़ सकते हैं। इसी के साथ इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी रखा गया है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर एडमिशन डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन डेस्क में, जिसका नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है इज़ इनकम इनइक्वालिटी वाइडनिंग। क्या इनकम इनइक्वालिटी हमारे देश में बढ़ रहा है? तो अगर आप इंडिपेंडेंस के बाद से ही देखें टिल 1991, तो जो हमारा पॉलिसी था गवर्नमेंट का, नो डाउट मिक्स्ड इकोनॉमी था, लेकिन आपका सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ की तरफ हमारा जो लीनिंग था वो ज़्यादा था। उस समय में गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ध्यान दे रही थी ताकि क्या किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देश के अंदर ही किया जा सके और बाकी जो भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है उनको सपोर्ट किया जा सके। और इसीलिए क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो भी गिनी चुनी प्राइवेट इंडस्ट्री थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेशन था। क्यों? ताकि सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ ली जा सके थ्रू टैक्सेशन एज वेल एज प्राइवेट इंडस्ट्री से जो पब्लिक इंडस्ट्री से जो कमाई होती है उससे। लेकिन देखा गया कि बाय द ईयर ऑफ 1991 1990s तक ये पता चल गया था कि आपका इकोनॉमिक जो डाउनटर्न इंडिया में दिखाई दे रहा था या फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस दिखाई दे रहा था, उसके वजह से गवर्नमेंट ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ली जिसके तहत आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इंश्योर किया गया। तो इससे क्या हुई, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बढ़ने लगी, प्राइवेटाइजेशन बढ़ने लगा। फिर आपका लिबरलाइजेशन के तहत डी लाइसेंसिंग किया गया, ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स थी, रेड टेप थी, उसको जितना हद तक हो सके कम किया गया। फाइनेंशियल रेगुलेशंस लाए गए अंडर आरबीआई। आरबीआई को रेगुलेटर की जगह एक एनाबलर की तरह काम करने का मैंडेट दिया गया। लेकिन इसमें देखा जाता है कि उसके बाद से जो देश का जीडीपी है वो लगभग 6% ग्रो करने लगा। और लास्ट 30 ईयर्स में 1991 से लेके अब तक 2025 तक, तो लास्ट आपके 30-35 ईयर्स में देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको हम जीडीपी से मेजर करते हैं वो लगभग 6% के अराउंड ग्रो करने लगा एवरेज। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमें अचीव हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो हमारा देश में ग्रोथ हुआ वो जॉबलेस ग्रोथ हुआ, जिसे लोगों को जितने जॉब चाहिए या फिर जितने जॉब को जनरेट करना था उतना जॉब जनरेट नहीं कर पाया। तो इसके लिए क्या है, जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर पब्लिक सेक्टर है उनका प्रॉफिट तो बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ। और जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ वो ज़्यादातर आपके इनफॉर्मल सेक्टर में हुआ।
और फॉर्मल सेक्टर में भी एम्प्लॉय का फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब ऑन पेपर हायर नहीं किया गया, जिससे क्या है जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलने होते हैं, पेंशन हो, प्रोविडेंट फंड हो, या फिर आपके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, तो ये सभी नहीं मिले हैं अभी तक मोस्टली, क्योंकि फॉर्मलाइजेशन ऑफ जो वर्कफोर्स है वो बहुत कम है हमारे देश में। तो इससे क्या है, जो इनकम की इनइक्वालिटी है वो वाइडन होते जा रही है। जो भी वर्कर है वो बहुत कम पैसे में काम कर रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयड होके रखे हैं, फॉर्मलाइज नहीं हुआ है। तो इससे देश में क्या है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। और इसी के साथ इसमें एक डेटा भी दिया गया है कि हम वर्ल्ड के 18% टोटल पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं। टोटल 18% पॉपुलेशन है वर्ल्ड का हमारे देश में, लेकिन इसमें सिर्फ 1.4% मिलियनर है। तो वर्ल्ड में जितने 100 मिलियनर है, 100% मिलियनर में से सिर्फ 1.4% मिलियनर इंडिया से है, मतलब लखपति इंडिया से है। तो अभी जो मिलियनर का संख्या है वो उसको बढ़ाना है। तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, बाय रिड्यूसिंग दिस इनकम इनइक्वालिटी गैप को। तो ये गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि देश में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही अचीव नहीं करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अचीव करना है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो गया, जिसको हम क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करते हैं कि 6% 10% जीडीपी ग्रोथ हुआ, लेकिन उस ग्रोथ का जो हिस्सा है वो अगर सबको नहीं मिला, और देश में जितने पॉपुलेशन है उनका इंक्लूसिव अगर आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इससे हम क्या नहीं बोल सकते हैं कि लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी है उसमें सुधार नहीं हुई है, क्योंकि लोगों के पास कमाई नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है, जो ग्रोथ है उसको डेवलपमेंट में तब्दील करना है। तो ग्रोथ ओवरऑल इकोनॉमी का जो आपका सर्ज है उसको बताता है, और डेवलपमेंट बताता है कि ह्यूमन की कैपेसिटी में कितना चेंजेस आया है, मतलब क्वालिटेटिव टर्म है। डेवलपमेंट जो है वो एक क्वालिटेटिव टर्म है, और जो ग्रोथ है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म है। तो इसी के रिगार्डिंग डिफरेंट इसमें डेटास दिखाए गए हैं कि कितना अचीवमेंट हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो ऐसा नहीं है कि आफ्टर आपके 1991 हमारे देश में इनइक्वालिटी बढ़ी है, इनइक्वालिटी बहुत हद तक कम हुई है, पॉवर्टी बहुत हद तक रिड्यूस हुआ है। लेकिन जितना रिड्यूस हुआ है, अभी जो अमीर और गरीब के बीच में जो आपका एक गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस गैप को क्या करना है, ज़रूरी है आज के समय पे कि टाइम बाउंड फैशन में उसको कम किया जाए। तो इसमें कुछ डेटाज भी बताई गई हैं कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिडक्शन देखी गई है देश में, कि 135 मिलियन पॉपुलेशन ने गेन किया है एक्सेस टू सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सुविधाएं, ये सहूलियत मिली है। तो इससे ये मेजर किया जा सकता है कि लोगों का जो लाइफ का क्वालिटी है वो बढ़ रहा है। फिर आपका जैसे आयुष्मान भारत जो है, उसके तहत लोगों का जो मेडिकल खर्चा है वो कम किया जा रहा है। सालाना 5 लाख का मेडिकल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट पे करती है। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर कम होता है तो लोगों का जो इनकम है या फिर जो सेविंग्स है वो बचेंगी, तो उससे वो और कुछ अच्छे कामों में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, फर्दर कमा सकते हैं। फिर जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो भी रोज़ किया है 34.7% से 43.7% तक। फिर आपका फॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा जितना फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए था अभी भी नहीं हुआ है। तो क्रेडिट टू एमएसएमई, एमएसएमईज को क्रेडिट भी जो चाहिए, छोटे जो आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको क्रेडिट भी मिला है, टेक्निकल सपोर्ट भी मिला है गवर्नमेंट के ज़रिए। ओके, लेकिन अभी क्या है, आपका जो मिलियनियर का संख्या है वो कम हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है कि इनकम जो इनइक्वालिटी है उसका गैप ज़्यादा है। तो अभी फिलोसॉफिकल या एथिकल डायमेंशन इस टॉपिक का देखें तो क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है जो भी हमारे देश में वेल्थ है उसका। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन अभी क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका स्पेशली फोकस करना है हेल्थ के ऊपर। हेल्थ सर्विसेज का आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सभी के अंदर, सभी को मिलना चाहिए, वो चाहे आपके विलेजर्स हो, रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, डिफरेंट सेक्टर सेक्शन के लोग हो, एससी एसटी ओबीसी, चाइल्ड केयर, फिर मैटरनल केयर, ये सभी सहूलियतें देनी होंगी। क्योंकि जब लोग हेल्दी रहेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, हेल्थ का कैपेबिलिटी डेवलप होगा। जब एजुकेशन मिलेगा तो उनका ब्रेन का जो कैपेसिटी है वो डेवलप होगा।
हाउसिंग जब मिलेगा तो उनको टेंशन नहीं रहेंगी, सोशल सिक्योरिटी रहेगा, स्किल से वो बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की। क्रेडिट जब मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ बिजनेस अपने आप से कर सकते हैं। इसके बाद डीरेगुलेशन करना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि क्रेडिट तो मिल गया लेकिन अभी क्या है, लाइसेंसेस नहीं मिल रहे हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, तो ये भी क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए क्या करना है, हमें सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाया टैक्सेस ही नहीं देखना है कि हम जो टैक्स लगाते हैं, हमारे देश जो टैक्स लगाती है वेल्दी पर्सन के ऊपर, तो वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके अलावा भी उस टैक्सेस का अच्छा से अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए हेल्थ केयर पे, एजुकेशन में, हाउसिंग में, स्किलिंग में, क्रेडिट डिसबर्सलमेंट में और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो ये इन सभी चीज़ों से क्या है, लोगों का कैपेसिटी डेवलप किया जा सकता है। तो लोगों का जब कैपेसिटी डेवलप होगा तब उसके बाद उनको क्या देना होगा, फेयर अपॉर्चुनिटी भी मिलना होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर फ्लोरिशिंग। तो इसीलिए क्या है, आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अमीरों से जो टैक्स वसूल करके आप गरीबों में या फिर मार्जिनलाइज सेक्शन में सिर्फ पैसे बांटेंगे, या फिर जो आपके जैसे फ्री भी कहा जाता है ना, उसको बांटेंगे। उसकी जगह क्या करना है, लोगों का कैपेसिटी को बढ़ाना है। जब कैपेसिटी बढ़ेंगी, जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो क्या होगा, लोग खुद ही फ्लॉरिश करने लगेंगे। मतलब देश का कोई भी आदमी क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं रहेगा, और कोई भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। सभी को क्या है, सेल्फ रिलायंस चाहिए, और सेल्फ रिलायंस के लिए हमें क्या है, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, स्किलिंग, क्रेडिट, इन सब की चिंता नहीं होनी पड़ेगी। तो हेल्थ और एजुकेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पहलू है, तो इसको डेवलप करना है लोगों का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और बाकी और किन चीज़ों में ध्यान देना है, अपवर्ड अर्निंग मोबिलिटी में ध्यान देना है, कि लोग अर्न करके आपका अपवर्ड मोबिलाइज कर सके, आगे बढ़ सके। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी हो सके, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच भी क्या है, डेवलपमेंट बरकरार रहे। इक्विटी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जो पब्लिक सर्विसेज होती है, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनमें क्या होना चाहिए, इक्विटी रहना चाहिए। हर लोगों को एक्सेस मिलना चाहिए। किसी को एक्सेस, अभी जैसे एजुकेशन है, सिर्फ अमीरों को एक्सेस मिल रहा है, या फिर अपर मिडिल क्लास को एक्सेस मिल रहा है, तो वो सभी क्या करेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे, उनका कैपेसिटी डेवलप होगा। लेकिन अगर बाकी मार्जिनलाइज सेक्शन नहीं ले पाएंगे, तो देश में जो गरीबी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसीलिए क्या करना है, इक्विटी देना है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स को डेवलप करने हैं, कि सभी को सभी सहूलियत की चीज़ें वो इजीली कंज्यूम कर सके। फिर डिजिटल और रूरल इंक्लूजन करना है, सभी का डिजिटल इंक्लूजन करना है डिजिटल एरा में। वो चाहे आपका बैंक का खाता हो, आधार हो, ओके, तो इन सभी चीज़ों का इंक्लूजन करना है, डिजिटल लिटरेसी देना है, नेटवर्क्स एस्टैब्लिश करने हैं डिफरेंट जगह में। रूरल एरिया को स्पेशली इंक्लूड करना है, क्योंकि 70% पॉपुलेशन तो रूरल एरिया में ही रहती है, तो इनका अगर इंक्लूजन नहीं हुआ तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। फिर पॉलिसी डायरेक्शंस क्या क्या है, वेयर शुड वी गो फ्रॉम हियर, तो कहाँ हम जा सकते हैं। गवर्नेंस में हमें रिफॉर्म करने को कहा गया है, स्पेशली थर्ड टायर डिसेंट्रलाइजेशन, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में और एम्पावरमेंट के बारे में कहा गया है। फंड फंक्शन एंड फंक्शनरी का जो इशू है उसको टेकल करने को कहा गया है। प्लस जो अर्बन एरिया है, अर्बन लोकल बॉडीज़, उनको भी एम्पावर करने के बारे में कहा गया है। अर्बनाइजेशन को करने के बारे में कहा गया है, कि जो फोकस है सिर्फ मेट्रो सिटी में नहीं रहना चाहिए, जो सैटेलाइट टाउन है, छोटे छोटे टाउन है, उनको डेवलप करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। स्किल करना है लोगों को, फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए रेडी रखना है, AI, EV, केयर इकोनॉमी, इन सब में। पब्लिक फाइनेंसेस में ध्यान देना है। यूज़ टारगेटेड ट्रांसफ़र तो टारगेटेड ट्रांसफ़र करना है, कि आपने अंधाधुंध टैक्स लगाया और उससे जो आपको गवर्नमेंट को कमाई हुई उससे, कि आप ऐसे अंधाधुंध सब्सिडी अगर देंगे तो वो क्या होगा, मॉरल हजार्ड को क्रिएट करेगा। तो उन सभी चीज़ों में ध्यान देनी होगी। फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको डेवलप करना होगा, लोगों को उद्यमी बनाना होगा ताकि वो खुद से बिजनेस स्टार्ट कर सके, जॉब सीकर की जगह में जॉब गिवर बन सके। तो यही सभी बातें इसमें की गई है। और फिर फिस्कल जस्टिस के बारे में भी कहा गया है कि प्यूनिटिव टैक्सेस नहीं लगानी है।
टैक्सेस को रैशनल रखना है ताकि लोग कमाएं और उससे गवर्नमेंट को भी दे, और उस गवर्नमेंट को देने में भी उनको तकलीफ ना हो, क्योंकि जब रैशनल टैक्स होगा तब क्या होगा, गवर्नमेंट को देने में पैसे देने में, टैक्स देने में तकलीफ नहीं होंगी। तो प्राइवेट बिजनेसेस भी क्या होंगे, एनकरेज होंगे टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि इंसेंटिवाइज्ड वेल्थ क्रिएशन। तो वेल्थ क्रिएशन को पाप की तरह नहीं देखना होगा कि ये बड़ा सीन हो गया है तो बिजनेसेस के ऊपर हैवी टैक्सेशन इम्पोज कर दिया गया, तो इससे क्या होंगे, जो बिजनेसेस है वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, इंसेंटिवाइज करना है। जैसे आज के समय पे आप देख रहे हैं ना, स्टार्टअप स्कीम के ज़रिए इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, PLI स्कीम के ज़रिए, मेक इन इंडिया स्कीम के ज़रिए। तो इन सभी चीज़ों में ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। तो ये बाकी ये सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा। जो ये आर्टिकल है ओवरऑल मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा, और कोई चीज़ें इसमें क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म में प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है। डी डॉलराइजेशन वाज नेचुरल बट ट्रम्प विल एक्सेलरेट इट। तो डी डॉलराइजेशन क्या है, जो डॉलर का डोमिनेंस है वर्ल्ड ट्रेड एंड कॉमर्स में, उसको कम करने के बारे में कहा गया है कि अभी डी डॉलराइजेशन जो है वो नेचुरल है। एक समय पे यूएस का इकोनॉमी बहुत ही बूम था, अभी भी यूएस की इकोनॉमी वर्ल्ड की 25% जीडीपी को पकड़ के रखी है, या फिर 25% जीडीपी उन्हीं का होता है वर्ल्ड का। लेकिन अभी और भी राइजिंग इकोनॉमी है, जैसे चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है। तो ये जो नेशन राइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो डॉलर का डोमिनेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म होगा या फिर कम होगा। लेकिन अभी ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, उनकी जो भी पॉलिसीज़ है, ये पॉलिसीज़ क्या कर रही है, डी डॉलराइजेशन को और एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि उनकी जो भी यूनिलैटरल डिसीजंस है, अनसर्टेनिटी वो जो लेके आ रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड में, इसके वजह से क्या हो रहा है, आपके ट्रेड में डिसरप्शंस आ रही हैं। तो लोग डॉलर में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोग मतलब देश जो है वो डॉलर में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए देश क्या कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश से अपने खुद की करेंसी में डील कर रहे हैं। जैसे इंडिया रशिया के बीच आप देख सकते हैं, इंडिया फिर डिफरेंट गल्फ नेशन के बीच आप देख सकते हैं कि डॉलर में डील नहीं करना है, अपने लोकल करेंसी में डील करना है। फिर जो फॉरेक्स रिजर्व रखा जाता है कि कोई भी इन फ्यूचर शॉक आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जैसे सिचुएशन आते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। तो इसीलिए क्या करती है देश, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखती है। तो अभी देश क्या कर रही है, डॉलर में भी रिजर्व्स को रखा जाता है, तो देश जो भी डिफरेंट नेशन है वो गोल्ड रिजर्व में ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है, क्योंकि गोल्ड में क्या है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू है जो इन फ्यूचर भी बढ़ते रहेगा, और ये एक क्या है, सेफ एसेट है। प्लस और डाइवर्सिफाई कर रही है करेंसी में, कि डिफरेंट करेंसीज को रख रही है वजह सिर्फ डॉलर को रखने के। क्यों, क्योंकि जो ट्रम्प साहब का पॉलिसीज है वो देशों को इन्वोक कर रही है कि वो डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़े। तो बाकी इसमें ओरिजिन ऑफ डॉलर डोमिनेंस कैसे हुआ, जब आपका पोस्ट वर्ल्ड वार 2 आया। अभी ध्यान दीजिएगा, पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के बाद जो भी ग्लोबल लेवल में गवर्नेंस के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाई गई, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन, फिर आपका वर्ल्ड बैंक एंड IMF, जिसको ब्रिटेन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है, जिसको 1945 में फॉर्म किया गया। तो वर्ल्ड बैंक IMF क्या करती है, ग्लोबल जो फाइनेंशियल गवर्नेंस है उसको मेंटेन करती है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल जो गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है जिसको यूएस ने बनाया गया, यूएस के ज़रिए बनाया गया, तो उसमें क्या किया गया, यूएस का जो डॉलर है उसका डोमिनेंस इसीलिए बढ़ गया, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको कौन बना रही है, यूएसए, और उसमें डोमिनेंस किसका ज़्यादा है, वोटिंग पावर किसका ज़्यादा है, या कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है, यूएस का। तो इसीलिए क्या हुआ, डॉलर एक ग्लोबल करेंसी की तरह उभर के आई, और इट इज़ बैक्ड बाय यूएसए। तो इसीलिए क्या है, और यूएसए का इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा है और लोग इसमें ट्रस्ट करने लगे। लेकिन बाद में क्या है, धीरे धीरे ये चीज़ें कैसे आपके डिफरेंस क्रिएट करने लगी, उसके बारे में ये आर्टिकल बता रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं इधर कि एक समय पे आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं देशों के आपके सेंट्रल बैंक, तो 85% रखा जाता था 1977 में। इसको 70% तक घटाया गया 2001 में, अभी 59% में है इन 2024, और आने वाले समय में ये और भी कम हो जाएगा।
तो इसका रीज़न अभी क्या है, एक तो नेचुरली जब बाकी देशें ग्रो करेंगी तो वो नहीं चाहेंगी कि किसी एक करेंसी का डोमिनेंस रहे। फॉर एग्जांपल इंडिया भी नहीं चाहती कि सिर्फ यूएस का या फिर चाइना का रैनमिनबी का डोमिनेंस रहे। ओके, तो ये क्या करता है, मल्टीलैटरलिज्म को वॉयलेट करता है। जो आपका शॉक है उसको क्रिएट करता है ट्रेड एंड कॉमर्स में। तो इसीलिए जो उभरती हुई देश है वो डॉलर का अल्टरनेट ज़रूर ढूंढेंगे, डॉलर में जो डिपेंडेंसी है उसको घटाएंगे। और आज के जो आपके पॉलिसीज़ है डोनाल्ड ट्रंप साहब के, उसके वजह से जो शॉक क्रिएट हो रहा है, तो इससे क्या है, आपका राइजिंग गोल्ड का जो डिमांड है वो राइज हो रहा है, क्योंकि गोल्ड को फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व में रखा जा रहा है। तो एनुअली आप देख सकते हैं आपका 17% ऑफ ऑल जितना गोल्ड माइन होता है वो 17% क्या किया जाता है, उसको फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व की तरह रखा जाता है। तो इसमें कहा गया है, डेटा दिया गया है कि सेंट्रल बैंक्स ब्रॉट ओवर 1000 टन्स ऑफ गोल्ड एनुअली इन पास्ट 3 ईयर्स। तो ये बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या करेगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि डी डॉलराइजेशन करने की मंशा सभी के मन में अब आ गई है, सभी देशों के अंदर। तो आने की क्या रीज़न है, एक तो जो सैंक्शंस लगाते रहते हैं थ्रो यूएसए, तो एक लॉ है काटसा, उसके तहत सैंक्शन लगा दिया जाता है। और जो डिसीजंस लेते हैं यूनिलैटरल तरीके से लेते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन के वार के वजह से रशिया के ऊपर जो स्विफ्ट आपका चैनल है जिसके ज़रिए क्या होता है, ग्लोबल पेमेंट्स होता है, उससे रशिया को बैन कर दिया गया। रशिया का जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में था उसको फ्रीज कर लिया गया। तो डॉलर को क्या किया जा रहा है, वेपनाइज किया जा रहा है टू कोर्स डिफरेंट नेशन। तो इसीलिए क्या है, सभी ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड एज वेल एज डिफरेंट करेंसी को ढूंढ रहे हैं। और अभी ट्रम्प साहब का रिटर्न की वजह से क्या है, और भी पॉलिसी अनसर्टेनिटीज, वोलेटिलिटी मीन्स अनसर्टेनिटीज देखी गई है। तो इसीलिए क्या है, डी डॉलराइजेशन नेचुरल एक पुश मिल रहा है इसमें, वो तो है ही, प्लस ट्रम्प साहब का जो पॉलिसीज़ है वो इसको और एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी इन फ्यूचर क्या है, आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिफरेंट लेवल में। ओके, डी डॉलराइजेशन क्या है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म क्या है, ये भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ओके, फिर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन वुड सिस्टम क्या है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिहाज से जाननी ज़रूरी रहेंगी। ओके, तो इसमें और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, तो ये कैसे लिंकेजेस है वो इसमें दिखाई गई है। और इसी के साथ आपका पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर इंडिया, तो इंडिया और क्या कर सकता है। ओके, तो मॉनिटरी स्ट्रैटेजी के बारे में कहा गया है कि डिजिटल रुपी का डेवलपमेंट करना चाहिए और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए एमोंग डिफरेंट नेशंस, जैसे ब्रिक नेशन। ओके, इनके साथ बायलैटरल डील करने चाहिए और जो पेमेंट है वो अपने करेंसी में करने चाहिए। फिर जो अपना ट्रेड आर्किटेक्चर है, डाइवर्सिफाई पेमेंट मैकेनिज्म, तो मल्टी करेंसी में हमें पेमेंट सेटलमेंट करने के बारे में कहा गया है। और स्पेशली आपके मुंबई हमारा फाइनेंशियल हब है और जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, तो इसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स होते रहते हैं। तो इसमें क्या करने के बारे में कहा जा रहा है कि मल्टी करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट करने चाहिए। और फिर चाइना के साथ भी हम डिप्लोमेटिकली एंगेज हो सकते हैं, बाकी अपने बॉर्डर जो डिसएंगेजमेंट है उनके साथ। फिर जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग लानी ज़रूरी है, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ट्रेड में उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। फिर गोल्ड रिजर्व्स के बारे में कहा गया है कि गोल्ड रिजर्व को ज़्यादा रखना चाहिए ताकि हम जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सके। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल बात करता है स्पेशली आपके वाई आर टेंशंस हाई इन दी आर्कटिक। तो आर्कटिक रीजन में जो टेंशन है वो क्यों हाई है, उसका क्या रीज़न है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं पे कुछ तो वैल्यूएबल चीज़ें होनी पड़ेंगी जिसकी वजह से रिस्क बढ़ता है या फिर देश के बीच में टेंशन्स बढ़ती हैं। तो अभी आर्कटिक जो रीजन है, आपको पता ही है कि जो अर्थ का दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसमें सनलाइट कम आता है, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसकी वजह से क्या है, ये जगह फ्रीज रहती है और इनमें ह्यूमन जो हैबिटेशन है वो बहुत ही कम है। तो इसीलिए क्या है, पास्ट में इन जगह में ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ। लेकिन आज के समय पे देखा जा रहा है कि आपके बर्फ़ के गलने की वजह से या फिर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से इन जगहों में
आपकी सर्वे की जा रही है और सर्वे के ज़रिए ये पता चल पा रहा है कि आपके आर्कटिक रीजन में अनटैप्ड रिसोर्सेस है जिनको अभी तक खोजा नहीं गया है या निकाला नहीं गया है। तो इसका डेटा क्या कहता है जो डिफरेंट जियोलॉजिकल सर्वे है कि 13% ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स है आर्कटिक रीजन में, 30% ऑफ ग्लोबल नेचुरल गैस है, फिर रेयर अर्थ एलिमेंट है, स्पेशली ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा होने की आशंका बताई जा रही है कि इसमें जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटीज़ है। फिर आपके फॉस्फेट, कॉपर, फिशरीज, ये सभी रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो इसके लिए अभी क्या है, जो आपके पावरफुल नेशन है, रशिया हो गए, यूएस हो गए और यूरोपियन नेशंस हो गई, चाइना हो गया, तो ये आर्कटिक रीजन में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो अभी जब सारे पावर एक साथ आ जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका कन्फ्लिक्ट ऑब्वियस है, ये आएगा ही। तो फॉर एग्जांपल अभी ग्रीनलैंड जो रीजन है जिसमें स्पेशली रेयर अर्थ एलिमेंट होने की संभावना बताई गई है, आशंका नहीं है, संभावना बताई गई है। तो ये जो संभावना है इसके वजह से आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बार बार ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे हैं। तो सभी का क्या है, एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट देखा जाता है। तो इसी के वजह से क्या है, जो पूरा मुद्दा है वो इसमें आया है। तो इन फ्यूचर आ सकता है। तो अभी ये जो आर्कटिक रीजन है तो इसको लेके एक काउंसिल भी बनाई गई थी 1996 में, जो भी आर्कटिक एरिया के नेशन है। तो ये हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है और ये एक नॉन मिलिट्री फोरम है। तो क्यों बनाई गई है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके, नेचर के ऊपर डेवलपमेंट का विरूप प्रभाव ना पड़े। फिर साइंटिफिक रिसर्च करना है इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ आर्कटिक के जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है उनको प्रोटेक्ट करना है। और कितने मेंबर स्टेट है, 8 आर्कटिक नेशंस है इसमें, कनाडा है, डेनमार्क है। तो डेनमार्क तो आर्कटिक रीजन में नहीं है लेकिन वाया ग्रीनलैंड है, क्योंकि जो ग्रीनलैंड है वो एक ऑटोनोमस रीजन है डेनमार्क का ही। फिर फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रशिया है, स्वीडन है, यूएसए है। और ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन है, चाइना है, इंडिया है। तो ये बात अभी पूछा जा सकता है। मुझे जितना ध्यान आ रहा है यूपीएससी में ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, हम आर्कटिक काउंसिल का मेंबर नहीं है, हम ऑब्जर्वर स्टेट है। कब फॉर्म हुआ, ये क्या एक मिलिट्री आपका फोरम है, नहीं है। ओके, ये एक हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कोऑपरेट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, प्रोटेक्शन ऑफ आर्कटिक इंडिजीनियस कम्युनिटीज़। तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है प्री में। और बाकी इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, इसमें कैसे अभी आर्कटिक रीजन को लेके कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन दिस पावरफुल नेशंस। ओके, एक तरफ यूएसए, एक तरफ आपका रशिया, चाइना और यूरोप के जो आपके आर्कटिक नेशंस है। और प्लस अभी इसमें ये एक प्रॉब्लम भी आ रहा है कि ग्रीनलैंड में क्या कर रहा है, चाइना बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है फॉर रेयर अर्थ मेटल एक्सप्लोरेशन। तो इससे अभी क्या होगा, जो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन चाइना यूएसए ये बढ़ेगा। तो इसीलिए आपके ग्रीनलैंड को अक्वायर करने के बारे में ट्रम्प साहब जिक्र कर रहे हैं। ओके, बाकी आपके क्यों इंटरेस्ट बढ़ रहा है, रिसोर्स रिचनेस है, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। ट्रेड रूट डेवलप होंगी आइस मेल्ट होने से। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट पासेज मिलेगा इसमें, नॉर्थ वेस्ट पासेज मिलेगा, तो ट्रांसपोलर रूट बनेगा इससे। तो सभी का इंटरेस्ट उसी में बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें से अभी आप ध्यान रखिएगा, जो ट्रीटीज़ है वो ट्रीटी आपके किस नेचर की है, क्या उसका उद्देश्य है, कौन मेंबर है, ये सब प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। फिर यूएन क्लॉज कैसे रोल प्ले कर रहा है, फिर यूएन क्लॉज क्या है, ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी रहेंगी। फिर आपका एंटार्क्टिक ट्रीटी 1959 ये क्या है, तो ये सभी चीज़ें क्या है प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। फिर एक आपका ट्रीटी है सॉलबार्ड ट्रीटी। तो ये सॉलबार्ड जो ट्रीटी है, ये सॉलबार्ड एक क्या है, आर्कीपिलागो है। और ये आर्कीपिलागो किसको आपका बिलोंग करता है, नॉर्वे को। तो इस आर्कीपिलागो के ऊपर अभी क्या है, जो सोवरेनिटी है वो नॉर्वे का रहेगा, नॉर्वे का ये एरिया रहेगा। लेकिन इसमें जो भी आपके रिसोर्सेस है उनको आपका जो सॉलबार्ड ट्रीटी के मेंबर है वो सभी इसको रिसोर्सेस को एक्सप्लोर कर सकेंगे, उससे बेनिफिट ले सकेंगे। लेकिन अभी नॉर्वे क्या कर रही है, सॉलबार्ड एरिया को में मिलिट्री स्पेंडिंग ज़्यादा कर रही है। तो इससे ये भी एक टेंशन दिखाई देता है। तो ये सॉलबार्ड ट्रीटी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा।
तो कहीं इधर सॉलबर्ट ट्रीटी के बारे में भी मेंशन है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है NEP 2020 इन दी क्लासरूम, फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत क्या है, एक तो आपके प्राइमरी लेवल में और हायर एजुकेशन लेवल में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस पॉलिसी के तहत। तो इस पॉलिसी में अभी क्या है, जो प्राइमरी लेवल में है, जिसमें आपका बच्चे हैं 3 to 8 ईयर्स के बच्चे, जिनका क्या डेवलपमेंट करना है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि वो अच्छी तरह से पढ़ के चीज़ों को समझ पाए और गणित कर सके, कैलकुलेशन कर सके। क्योंकि एक पढ़ना और एक कैलकुलेशन करना, दो चीज़ें क्या है, बहुत अहम रहती है आपके फाउंडेशनल एज में, इट मीन्स चाइल्डहुड लेवल में। तो उस समय अगर स्टूडेंट का जो फाउंडेशन है उसको अगर स्ट्रांग नहीं किया जा सके, तो उससे क्या है, जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर के ह्यूमन रिसोर्स है, वो क्या होंगे, हमारे वेस्ट हो जाएंगे, या फिर उनका जो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो इसमें अभी क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जो डायरेक्शन देती है एजुकेशन को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने अभी अच्छा पॉलिसी तो बना दिया, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका निपुण भारत स्कीम लिया गया है, और निपुण भारत के तहत क्या है, FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, तो जिसमें आपके कि फाउंडेशनल लेवल में ही बच्चों को स्ट्रांग बनाया जा सके, ताकि वो बाद में क्या हो, बेटर आपके सेकेंडरी लेवल और हायर एजुकेशन लेवल में बेटर परफॉर्म कर सके, और जिससे क्या होगा, हमारा जो रिसोर्स है वो ज़्यादा जनरेट होगा, ह्यूमन रिसोर्स, बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस होगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है आपके, कि हमें ये तो पता चल गया कि आपके प्राइमरी लेवल में पढ़ने में और आपके कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो इसलिए पॉलिसी लिया गया। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, ये हमें पता चल गया, व्हाट एंड व्हाई तो पता चल गया, लेकिन हाउ, करना कैसे है। तो करना कैसे है उसमें भी डिफरेंट मेजर्स लिए गए हैं। जैसे आपके प्ले बेस्ड लर्निंग मेथड लिया गया है, फन बेस्ड लर्निंग मेथड लिया गया है, लेकिन जो भी मटेरियल्स है, जो भी चीज़ें हैं, एक तो वो आपके सब स्कूल में अवेलेबल नहीं है, और जहाँ अवेलेबल है टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है, TLM कहा जाता है इसको, वो अंडर यूटिलाइज बाई है, स्पेशली बाय स्टूडेंट एंड एज वेल एज बाय टीचर। तो इससे अभी क्या है, प्रॉब्लम आ रही है। एक तो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर ये डर है कि ये टूट फूट जाएगा, तो इसको इस्तेमाल ही कम कर लेते हैं। ओके, और फिर लिमिटेड क्लैरिटी है कि ये जो भी चीज़ें हैं इसको कब कैसे यूज़ करना है। अभी आपको, मुझे लगता होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल में है वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो नो डाउट जो असर का रिपोर्ट है उसके हिसाब से, उस हिसाब से उसके जो भी डेटा है कि आपका लिटरेसी न्यूमरेसी का जो आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो हुआ है, लेकिन डिज़ायर्ड लेवल पे अभी भी जाना बहुत दूर है। और उसके लिए क्या है, आपके टीचर्स ट्रेनिंग को देना ज़रूरी है, प्लस बहुत सारे स्कूल हैं, तो सभी स्कूल में ये सभी सहूलियत देनी ज़रूरी है, और कंटिन्यूअसली टीचर का जो अप स्किलिंग है, री स्किलिंग करते रहना ज़रूरी है। ओके, तो यही ये आर्टिकल दर्शाता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बड़े ही एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर के बारे में, जो आपका है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये एक मेंटल प्रॉब्लम है लोगों का, तो ये देख सकते हैं ब्रेन का हिस्सा इसमें रखा गया है। तो अभी आपका इंडिया में क्या है, एक तो आपको पता ही है कि जो मेंटल हेल्थ है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, हमेशा से ही मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि मेंटल हेल्थ का सीधा सीधा सिम्टम देखा नहीं जाता है। लोग जब पूरी तरह से पागल हो जाते हैं तभी समझ में आता है, और उसके बाद तो उनको रिकवर नहीं किया जा सकता है। तो अभी पूरा पागलपंती में पहुंचने से पहले बाइपोलर डिसऑर्डर को कैसे ठीक किया जा सकता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी बाइपोलर डिसऑर्डर में ध्यान रखिएगा, बाइपोलर मतलब आपका इसमें दो तरह की चीज़ें इसमें होती है। बाइपोलर, बाई का मतलब ही होता है दो। एक तो क्या होता है, आपके कोई समय पे आप क्या करते हैं, बहुत खुश मिजाज रहते हैं, आपको बहुत हाई फील होता है, लेकिन आप नेक्स्ट मोमेंट में ही क्या करते हैं, फिर से आप लो फील करने लगते हैं, एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगती है। इसी को कहा जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। मतलब खुशी और गम के बीच में जो बैलेंस है वो नहीं है। तो इमीडिएटली किसी चीज़ में किक मिल जाता है, और इमीडिएटली हम सैड, डिप्रेस्ड, एंजाइटी में चले जाते हैं। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न सोशल जो टेंशन है, जो फैमिली टेंशन है, रिलेशनशिप के टेंशन है,
ओके, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो टेंशन है, आप देख सकते हैं आज के समय पे कि इन सभी चीज़ों की वजह से आपके फिर पारिवारिक कलेश जो है, वो सभी एक रीज़न है कि लोग अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। मूड का डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा देखा जाता है और यही चीज़ें आपकी क्या करती है, बाइपोलर डिसऑर्डर में तब्दील हो रही है। और ये आज के सोसाइटी में ज़्यादा देखा जा रहा है क्योंकि फास्ट पेस में सोसाइटी क्या हो रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है जिसमें लोग अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज से आप 100, 150, 200, 400 साल पहले जो सोसाइटी हुआ करता था उसमें चेंजेस क्या है, बहुत धीरे होती थी। सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव था, वो खुद में भी एक टेंशन था कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव था, लेकिन क्या है, लोगों के मन में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में स्पेशली आज के समय पे आप जो शादी में जो टेंशन देख रहे हैं, ओके, एडल्ट्री जैसे जो प्रॉब्लम है, ओके, तो इसकी वजह से क्या है, डाइवोर्सेस के जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये इन सभी चीज़ों की वजह से आपका एक सोशल टेंशन देखा जाता है। फिर कास्ट का प्रॉब्लम तो है ही, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये सब तो है ही, जो वुमेन के आपके मानसिक जो हेल्थ है उसमें इम्पैक्ट डालती है। फिर इकोनॉमिक सेगमेंट में देखा जाए तो आज के समय पे क्या है, आपके बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ओके, और इस कंपटीशन के चलते क्या है, लोग आज के जो समय का लाइफ है उसको अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसको अडाप्ट करने के लिए लोग पूरे रैट रेस में लगे हुए हैं कि जो कमाई है उससे भी सेटिस्फाई नहीं है। एक समय पे लोग क्या है, दाल चावल खा के खुश रहते थे, आजकल इतना कुछ है उसके बाद भी खुश नहीं है। बड़े घर है उसके बाद भी खुश नहीं है, गाड़ी है उसके बाद भी गाड़ी छोटी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा क्या है, आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गया है, बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिस्टिक हो गया है। इसी की वजह से क्या है, आपके जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़ है और इसमें आपके अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही। ओके, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो ये सब भी इशू इसमें है। तो बहुत कुछ इसमें आप लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से अब क्या है, लोगों के मन में दिन भर आपका ये प्रॉब्लम्स चलते रहता है। लोग सुबह इवन सोने के बाद भी खुश नहीं है, मतलब जब सो भी जाते हैं तो भी अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं क्योंकि पूरा दिन टेंशन लेते रहते हैं। ओके, पूरा दिन चीज़ों को सीख करने चाहते हैं कि खुश नहीं रहते कि जितना है उतना सही है। ओके, वो चाहे आपके कमाई में हो या फिर दो पार्टनर जो है उनके बीच में हो। ओके, तो उसको अपने आप अभी आपका जो कमाई है उसी से आप धीरे धीरे राइज कीजिए, सेविंग्स ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा आप मटेरियल चीज़ों में मत पड़िए, जो ज़रूरत की नीड को पूरा कीजिए, लग्जरी में मत जाइए। ओके, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें प्रोडक्टिविटी, फैमिली स्टेबिलिटी, नेशनल मेंटल हेल्थ, ये सभी इंडिकेटर्स, नेशनल मेंटल हेल्थ इंडिकेटर ये दर्शा रही है कि लोगों के प्रोडक्टिविटी पे क्या है, बहुत असर पड़ता है जब लोगों को बाइपोलर मेंटल डिसऑर्डर होता है। फिर फैमिली स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये सभी, अभी फैमिली अगर स्टेबल नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, दो चीज़ों का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। एक आपका जो रिलेशन है फैमिली के साथ, वो वाइफ हो, आपका हस्बैंड हो, बच्चे हो, ओके, फिर आपकी पेरेंट हो, उनके साथ आपके जो और अदर कीन है उनके साथ एक स्टेबल रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे है वैसे खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, बेटर कमाना ज़रूरी है। और बेटर मतलब इसमें जो आप अपने हिसाब से कमा सकते हैं, और जितना चद्दर है उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, एक बात है ना, तो उतना ही फैलाना चाहिए, ज़्यादा सीख नहीं करना चाहिए। ज़्यादा सीख जब करेंगे, ज़्यादा आप कंपेयर करेंगे तो उससे क्या है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो इसमें आपका दिखाया गया है कि यूफोरिया मतलब सडनली बहुत खुश हो जाना, एकदम बहुत सारा काम कर लेना, एकदम इम्पल्स के ज़रिए एकदम आप काम कर लेते हैं, बाद में फिर क्या होता है, आपका डाउन पड़ जाते हैं, फिर डिप्रेशन आ जाता है, ये तो हुआ नहीं मुझसे, मैं कैसे कर पाऊँगा इसको, मतलब टेंशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को क्या कहा गया है, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी चीज़ों में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हमारे देश में आपके मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, डिफरेंट वेस्टर्न आइडियाज़ का प्रभाव पड़ रहा है। तो वेस्टर्न आइडियाज़ नो डाउट लिबरल है, लेकिन हमारे सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठते हैं और हमें लगता है कि हमारा जो कल्चर है वो बुरा है, हमारा जो कल्चर है वो एकदम सही है, इसमें बहुत खुशी है। नो डाउट हर कल्चर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो जो हमारे कल्चर में अच्छी चीज़ें हैं, ओके, हमारा कल्चर हमेशा स्पिरिचुअलिज्म को प्रमोट करता है। स्पिरिचुअलिज्म क्या है, जो डिवॉइड ऑफ मटेरियलिज्म है, कि बहुत हाइपर मटेरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करता है,
कि जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। ओके, तो जैसे हमारे आप देखते हैं ना, जो गीता है उसमें भी एक कुछ लाइन कही गई है, उससे आपको बहुत सुकून मिलता है। जैसे कि किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि से मिलकर बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पृथ्वी के जो या फिर जो हमारे आसपास में मटेरियल चीज़ें हैं उनको लेके हम बहुत इनसिक्योर होते रहते हैं कि ये मुझे सिक नहीं हुआ, और डरते रहते हैं हम अपने आप से। ओके, अपने क्वालिटी से कि मेरे पास जो चाहिए मुझे नहीं है, तो इतना डरना नहीं है। ओके, लाइफ को सिंपली रखना है उसको। कुछ आप कोशिश कीजिए, हासिल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। घर में जो है सूखी रोटी है तो उसी को खाइए, उसमें खुश रहिए। ओके, क्योंकि लोग क्या है खा के पी के मरते हैं। बिना खाए बिना पिए जो कम लिमिटेड खाता पीता है, उनको ना तो आपका शुगर बढ़ता है, ना उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ना उनके आर्टरी ब्लॉक होती है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो सब ठीक रहता है। तो क्या है, मिनिमलिज्म पे ध्यान देना है। जो हमारा कल्चर है, जो सही वैल्यूज़ है उनको अपनाने हैं, और वेस्टर्न जो वैल्यूज़ है ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने हैं। ओके, अपनी जो भी रीति रिवाज है कल्चर है उसको संजो के रखना है। तभी हम क्या है, हम कल्चर, इसमें एक कल्चरल प्रॉब्लम भी देखी गई है। कल्चर मूल तत्व है। जो कल्चर के अंदर रहेंगे वो खुश रहेंगे, जो बाहर ज़्यादा चले जाएंगे, ज़्यादा पाँव फैलाएंगे, उसको दिक्कत होगी। तो ध्यान रखिएगा, मैं इसमें किसी भी कल्चर को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ या अपग्रेड भी नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और जो बुरी चीज़ें हैं उनको रिजेक्ट कीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज वाइव कोडिंग एंड हाउ डज इट हेल्प नॉन कोडर्स। तो अभी वाइव कोडिंग क्या होता है, पहला बात तो समझना है कि कोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग क्या है, प्रोग्रामिंग में यूज होता है, और प्रोग्रामिंग के जरिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये बनाते हैं डिफरेंट कामों के लिए। तो अभी कोडिंग क्या है, एक आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको आपको, जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, ये कोडिंग के एग्जाम्पल है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अभी कोडिंग के बजाय कैसे जो नॉन कोडर्स हैं वो कोडिंग का बिना इस्तेमाल किए कैसे सॉफ्टवेयर ये सभी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। तो उसी को कहा गया है वाइब कोडिंग, कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कोडिंग का उसको बिना इस्तेमाल किए कैसे वाइब कोडिंग के जरिए नॉन कोडर्स भी आपके एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। किसके जरिए, बाय यूजिंग AI। कि AI को सिंपली आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें ये फीचर होना है, तो वो सारा कोडिंग डेवलप कर देगा और उस कोडिंग को आप कॉपी पेस्ट करके एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यही इसमें कही गई है। लेकिन अभी क्या है, ऐसे जो कोडिंग के ज़रिए, जो वाइब कोडिंग के ज़रिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाई जाएंगी या फिर एप्लीकेशन डेवलप किया जाएगा या वेबसाइट बनाई जाएंगी, उससे प्रॉब्लम क्या होगा, आपका ये इनसिक्योर रहेंगी। क्योंकि आप जब खुद से कोडिंग करेंगे तो आप उसमें सेफ्टी में ध्यान देंगे, AI सेफ्टी में ध्यान नहीं दे सकता है। और फिर AI क्या है आपका, खुद से वो क्या करता है, दूसरी चीज़ों से ही तो लर्न करता है। तो ऐसे कुछ फ्रेजाइल चीज़ों को लर्न करेगा जिससे आपका क्या है, जो सॉफ्टवेयर बनेगा, जो प्रोग्राम बनेगा, वो उसमें आपका डेटा ब्रीच हो सकता है, उसको हैक किया जा सकता है, उसमें वायरसेस डाले जा सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो भी वायलेट हो सकता है कि किसी और का कोडिंग कॉपी करके आपको डाल दिया गया बाय AI। ओके, तो उसमें लीगल ट्रबल भी आ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया के न्यूक्लियर पावर के बारे में, और इसमें कैसे इंडिया अपना न्यूक्लियर पावर, मतलब इसमें एनर्जी के लिहाज से बात किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लेकर। तो हाल ही में आपका क्या है, जो हॉलटेक है, हॉलटेक के साथ एक डील होने वाला है। तो उस डील में हम क्या डेवलप करेंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप करेंगे अपने देश में। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से क्या होता है, आपके बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी 30 to 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। जैसे पकड़ लीजिए एक बड़ा सा सिटी है, तो उस सिटी के ही आसपास क्या है, सेफ जोन में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लगाया जा सकता है और उससे आपकी एनर्जी में सफिशेंसी पाई जा सकती है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, शॉर्टर कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस है, इनहेंस सेफ्टी फीचर्स, तो कम समय में बनाया जा सकता है, सेफ्टी इसमें ज़्यादा रहती है क्योंकि छोटा प्लांट है, अच्छा मैनेज किया जा सकता है, अच्छी तरह से रेगुलेट किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिप्लॉयमेंट है, कहीं भी लगा दें आप, अर्बन सेंटर्स में, डेटा सेंटर्स में, रिमोट एरियाज़ में, जो पॉसिबल नहीं है बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और जिसमें डर भी ज़्यादा रहता है, जैसे फुकुशिमा का डिज़ास्टर, आप चेरनोबिल का डिज़ास्टर देख सकते हैं।
और इसी के साथ और क्या सहूलियत आएगी, डीकार्बोनाइजेशन होगा। जो गंदे एनर्जी से हम इंडस्ट्री चलाते हैं जैसे कोल फायर्ड पावर प्लांट, तो वो बहुत पोल्यूशन करता है, तो वो कम होगा। तो अभी किसके साथ इंडिया कोलैबोरेशंस कर रहा है, जो हॉलटेक एशिया सब्सिडरी है। तो ये हॉलटेक जो कंपनी है ये यूएस की कंपनी है जो एनर्जी में देशों को मदद करती है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में। यूएस बेस्ड कंपनी है, तो आपका वो हाइड्रो पावर हो या फिर सोलर पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो, सभी में। इसके साथ और कौन कोलैबोरेट करेगा, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स एंड L&T। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अभी इसमें, हमारा जो स्लेंडा लॉ है, तो स्लेंडा लॉ क्या कर रहा है, ये जो कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, ये एक आपके ग्लोबल लेवल में ट्रीटी है। तो इस ट्रीटी के तहत क्या है कि अगर अभी पकड़ लीजिए हॉलटेक ने कोई आपका न्यूक्लियर प्लांट डेवलप किया, उसमें कल अगर इन फ्यूचर एक्सीडेंट हो जाता है, तो स्लिंडा लॉ के हिसाब से क्या है, जो सप्लायर है, टेक्नोलॉजी सप्लायर, उसके ऊपर ज़्यादा लाइबिलिटी रहेगा। लेकिन कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज क्या बोलता है कि सप्लीमेंट्री कंपनसेशन ही दिया जाएगा, पूरा कंपनसेशन नहीं देगी। पूरा कंपनसेशन वो देश में जो चला रहा है, ओके, वही चला सकता है। जैसे NPCIL क्या कर सकता है, आपका ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को आपका जनरेट करने का जो पावर है उनके पास है, ऑपरेट करने का पावर उनके पास है, कंट्रोल करने का पावर उनके पास है। और ये कौन से लॉ के तहत है, AEA लॉ के तहत, एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत। तो अब अभी हमारा प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रहा है, स्लेंडा लॉ में आपका सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी सप्लायर को दिया गया है, इसलिए सप्लायर डरता है कि कल हमें सू ना कर ले कोर्ट, ओके, हमें ज़्यादा अगर पे करना होगा तो इंडस्ट्री तो अपनी खुद की प्रॉफिट देखेगी। और AEA के तहत क्या है, ये सिर्फ इसका गवर्नमेंट का मोनोपोली ज़्यादा है इसमें। तो इन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है, उसी के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है NJAC के बारे में। तो जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी है, जिसको लाया गया था 2014 में अंडर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट के 5 बैच के जजेस के बेंच ने 4-1 की मेजोरिटी से इसको नकार दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो NJAC अगर आता तो इसमें ये आर्टिकल जो मैडम ने लिखा है, उन्होंने इसको कहा है कि NJAC कैन बी अ चेक ऑन जुडिशियल मोनार्की। तो जुडिशियल के अंदर जो मोनार्की देखी जा रही है, मतलब जो मनमना देखा जा रहा है आपके अपॉइंटमेंट में, उसको चेक किया जा सकता था। तो अभी इसके बारे में तो पास्ट में मैंने बताया ही है कि NJAC 2015 में आया था, और इसमें आपका 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था, और इसको आपका नल एंड वॉइड करार कर दिया गया था 15 में, ओके। तो इसका क्या कंपोजिशन था, CJI इसमें रहेंगे, फिर 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और यूनियन लॉ मिनिस्टर इसमें रहेंगे। तो कितना मेंबर हो गए, 1 इसमें 2 3 और 4, और 2 एक्स्ट्रा मेंबर रहेंगे। और इन 2 जो इमिनेंट पर्सन होगा, इनको कौन अपॉइंट करेंगे, बाय अ सिलेक्शन कमेटी। उस सिलेक्शन कमेटी में कौन रहेंगे, PM, CJI एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। मतलब ये जो NJAC है ना, इसमें जुडिशरी का जो रोल है वो ज़्यादा रखा है, ताकि जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, उसको इंटैक्ट रखा जा सके फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। तो ये सभी चीज़ें अभी समझनी क्यों ज़रूरी है कि NJAC जो फ्रेमवर्क था वो बहुत दूर तक सही था, वही चीज़ें इसमें कही गई है इस आर्टिकल में। और क्या ऑब्जेक्टिव था इसको लाने का, कि ट्रांसपेरेंसी लाना है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है, और डाइवर्सिटी को इंश्योर करना है, ताकि जुडिशरी में डाइवर्स फील्ड के लोग आ सके, वुमेन, SC, ST, OBC। और इसी के साथ ध्यान दिया गया था कि जो जुडिशियल की सुप्रीमेसी है या फिर प्राइमेसी है, उसको इंटेक्ट रखा जा सके, क्योंकि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस, प्राइमेसी सबसे ऊपर रखना ज़रूरी है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड दिया जा सके। मेजोरिटेरियनिज्म से, ऑथोरिटेरियनिज्म रूल से देश को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जा सके। लेकिन अभी क्या है, जो थोड़ा बहुत इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, उसको ठीक करना ज़रूरी है विथ सच शॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट, NJAC शॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर मेंस प्री में क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगी। प्री में इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, मेंस में आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, और ये इस साल के पेपर में आने की संभावनाएं पूरी है। GS पेपर 2 में आ सकता है और 4 में आ सकता है, एज वेल एज PSIR जैसे ऑप्शनल में, PubEd, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ऑप्शनल में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है RBI स्टेबिलिटी, ट्रस्ट एंड ग्रोथ। तो RBI को 90 साल हो गए हैं,
90 साल की एनिवर्सरी मना रहे हैं। और जो 26th गवर्नर है संजय मल्होत्रा साहब, उन्होंने आपका 3-4 चीज़ों में फोकस किया है, स्टेबिलिटी में, ट्रस्ट में और ग्रोथ में। ओके, तो देश में जब फाइनेंशियल सेक्टर में स्टेबिलिटी आएंगी तभी फाइनेंशियल हमारे इकोनॉमी के ऊपर जो या फिर फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर लोगों का ट्रस्ट आएगा, इन्वेस्टर का ट्रस्ट आएगा, और तभी देश का ग्रोथ पॉसिबल हो पाएगा। तो इस बार जो आरबीआई का 90th एनिवर्सरी है उसका थीम है स्टेबिलिटी, ट्रस्ट एंड ग्रोथ। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो स्टेबिलिटी ज़रूरी है, उससे ट्रस्ट आएगी, उससे ग्रोथ आएगा, और ग्रोथ आने से डेवलपमेंट आएगा। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, बाकी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चैलेंजेस है। ओके, तो क्लाइमेट इंड्यूस फूड वॉलेटिलिटी के वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं, जिसको आरबीआई टेकल नहीं कर सकता है, ये गवर्नमेंट को टेकल करना होगा। ओके, फिर फाइनेंशियल सेक्टर में शैडो बैंकिंग, साइबर रिस्क, ये प्रॉब्लम ये आरबीआई को टैकल करना पड़ेगा। फिर एक्सटर्नल में डॉलर डिपेंडेंसी बढ़ रहा है, ये गवर्नमेंट एज वेल एज आरबीआई को टैकल करना होगा। ओके, ट्रस्ट में आपका मिस सेलिंग, फ्रॉड, ये आरबीआई मेनली और फिर गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है इसके ऊपर। टेक्नोलॉजी के ऊपर डेटा प्रिवेसी, फिनटेक कंप्लायंस, इन सभी चीज़ों में ध्यान देना होगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है थिंकिंग बियॉन्ड पॉपुलेशन काउंट। तो ये आर्टिकल स्पेशली आपके डिलिमिटेशन एंड जो डिवोल्यूशन होता है, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस होते हैं उसके बारे में बात करता है। तो अभी जब भी आपका फाइनेंशियल डिवोल्यूशन का बात होता है तो इसमें जो साउदर्न स्टेट है वो हमेशा डिससेटिस्फेक्शन जाहिर करती है, क्योंकि जो डिवोल्यूशन होता है उसमें एक बड़ा क्राइटेरिया रखा जाता है पॉपुलेशन का, कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको ज़्यादा टैक्स शेयर मिलेगा। तो इसे साउदर्न स्टेट जो है वो कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन रेज करते हैं, या फिर बोलते हैं सेंटर को कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कमा के देते हैं। साउदर्न स्टेट से क्या होता है, आपका उनका जो जीडीपी जीएसडीपी है वो बहुत ज़्यादा है, टैक्स की कमाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है उधर से। तो इसके लिए क्या है, सेंटर को ध्यान देना है कि जो साउदर्न स्टेट है उन्होंने आपके जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस दिखाए हैं, पॉपुलेशन को कम किया है, तो उसके लिए उनको पनिश ना किया जाए, उनको डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए अच्छा उनको आपका डिवोल्यूशन दिया जाए। तो इसीलिए क्या किया गया था, आपका जो 15 फाइनेंस कमीशन था उसमें आपका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी क्राइटेरिया रखा गया था। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो सेंटर और स्टेट के बीच में अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे गवर्नर के रोल को लेके एक प्रॉब्लम है, आर्टिकल 356 जो इमरजेंसी प्रोविजन है उसको लेके एक मुद्दा है, फिर लैंग्वेज को लेके एक मुद्दा है, फिर यूजीसी के जो ड्राफ्ट गाइडलाइन है उसको लेके एक मुद्दा है, और दूसरा 2 मुद्दा क्या है, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन एंड डीलिमिटेशन। जो डीलिमिटेशन आपका 2026 के बाद होने वाला है, तो उसमें अभी साउथ ये टेंशन जता रही है कि साउथ को जो ड्यू शेयर है आपके डिलिमिटेशन में वो नहीं मिल सकता है इन फ्यूचर। तो इसीलिए इस आर्टिकल में यही सुझाव दी गई है कि जो ड्यू शेयर मिलना चाहिए सीट का वो साउदर्न स्टेट को मिले, उनको गुड गवर्नेंस के लिए पनिश ना किया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए पनिश ना किया जाए। नहीं तो क्या होंगे, आपके अभी सीट को फ्रीज क्यों किया गया था 70, एक बार आपका 42nd अमेंडमेंट में, और एक बार मुझे जितना तक ध्यान है 84th, हाँ ये रहा, इसमें फ्रीज किया गया था 2026 तक। तो अभी ये अभी जो नेक्स्ट सेंसस होगा उसके बाद इसको पॉपुलेशन के वाइज रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा, एमपी की सीटें बढ़ेंगी। तो अभी 71 के बाद साउथ ने बहुत सारा पॉपुलेशन कंट्रोल किया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया, तो उसके लिए गुड गवर्नेंस जो उन्होंने दिखाया उसके लिए उनको पनिश नहीं करना चाहिए। तो इसमें कहा गया है पिनलाइजिंग फॉर गुड गवर्नेंस, तो ये पिनलाइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है, स्टेट क्या करेंगी, अच्छी पॉलिसीज़ नहीं लेंगी, वो जो भी पॉलिसीज़ लेंगी उसमें पॉलिटिसाइजेशन होगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो डीलिमिटेशन, फिर आपके डीलिमिटेशन को लेके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको देखना ज़रूरी है, फिर जो भी फ्रीजिंग रिलेटेड अमेंडमेंट है उसको देखना ज़रूरी है प्रीलिम्स के और मेंस के पर्सपेक्टिव से।
प्लस डिवोल्यूशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविज़न है, आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, तो फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन देखना है। फिर फाइनेंस कमीशन को जो आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया जाता है, जो मैंडेट दिया जाता है, वो कौन से मैंडेट दिए जाते हैं, कौन सा क्राइटेरिया सेट किया जाता है, वो देखना ज़रूरी रहेगा। और इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए अलविदा।